दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। सबसे पहले उन सबका शुक्रिया जिन्होंने दी प्रिंट को सब्सक्राइब किया हुआ है। आप भी जानते हैं कि अच्छी पत्रकारिता तभी सस्टेन कर पाती है जब उसे आप जैसे पाठकों का साथ मिलता है। लेकिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है उनसे मेरी दरख्वास्त है कि दी प्रिंट को सब्सक्राइब करें। हेलो नमस्ते, मैं हूं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं दी प्रिंट की एक खास सीरीज पेज टर्नर, नॉन फिक्शन और पॉलिटिकल किताबों का एक अड्डा। हर हफ्ते जहां हम बात करते हैं किसी नई किताब की। और इस बार की हमारी किताब क्या है? सरदार पटेल, जिनके प्रधानमंत्री बनने को लेकर और मुस्लिमों के प्रति उनके नज़रिए को लेकर काफ़ी कुछ कहा जाता है। तो आज की हमारी किताब भी उसी पर आधारित है। किताब का नाम है सरदार पटेल और भारतीय मुसलमान। इसे छापा है राजकमल प्रकाशन समूह ने और इसका अनुवाद किया है विश्वनाथ सचदेव ने। इसे लिखा है मशहूर इतिहासकार और इस्लामिक स्कॉलर रफीक ज़करिया ने। किताब देश के पहले गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल पर चस्पा किए गए मुस्लिम विरोधी टैग की पड़ताल करती है। इसके लिए उन्होंने पटेल के तमाम बयानात, राजनीतिक जीवन के ज़रूरी घटनाक्रमों और दूसरे कई महत्वपूर्ण किताबों व दस्तावेजों को अपना आधार बनाया है। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि रफ़ीक इस नतीजे पर पहुंचे थे कि देश के विभाजन के दौरान हिंदू शरणार्थियों के साथ हो रहे अत्याचारों की वजह से पटेल के हिंदू समर्थक रुझान सामने आए थे, लेकिन इस बात का भी प्रमाण नहीं मिलता है कि उनके भीतर भारतीय मुसलमानों के खिलाफ खड़े होने की कोई प्रवृत्ति थी। डॉक्टर रफ़ीक 20 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। 1962 में वो सक्रिय राजनीति का हिस्सा बने थे। उसके बाद प्रधानमंत्री के विशेष दूत के तौर पर 1984 में वो कई इस्लामिक देशों के महत्वपूर्ण दौरों पर भी गए। संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने 3 बार भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनका निधन 2005 में ही हो गया था, लेकिन उससे पहले 1996 में आकाशवाणी द्वारा पटेल की स्मृति में हर साल आयोजित किए जाने वाले भाषण में उन्होंने 1-1 घंटे के 2 व्याख्यान दिए थे। ये किताब उन्हीं व्याख्यानों पर आधारित है। तो वो क्या घटनाएं थी जिनकी वजह से पटेल पर मुस्लिम विरोधी होने के आरोप लगते रहे? दिसंबर 1948 में जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन में पटेल ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर उसने हिंदू शरणार्थियों को भारत भेजना बंद नहीं किया तो हमारे पास भी उतने ही मुसलमानों को भेजने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचता है। इसके बाद पटेल के विरोधियों ने उनकी आलोचना करनी शुरू कर दी कि वो भारतीय मुसलमानों के दुश्मन हैं। लेकिन पंडित नेहरू ने पटेल को समर्थन देते हुए कहा था कि पटेल की ये चेतावनी पाकिस्तान के लिए थी, ना कि भारतीय मुसलमानों के लिए। रफ़ीक बताते हैं कि इससे पहले भी जनवरी 1948 में लखनऊ में पटेल के एक भाषण से मुसलमान क्षेत्रों में खलबली मच गई थी और इस भाषण को मुसलमानों पर आक्रमण की घोषणा मान लिया गया था। राष्ट्रवादी मुसलमानों ने इसकी शिकायत महात्मा गांधी से भी की थी। लेकिन रफ़ीक इस भाषण का कॉन्टेक्स्ट भी बताते हैं कि पटेल ने जो बातें कही वो इसी शहर में दिसंबर 1947 को हुए मुसलमानों के एक सम्मेलन की प्रतिक्रिया थी। उस वक्त मुसलमानों ने भड़काऊ भाषण दिए थे। इन भाषणों की शुरुआत करने वाले थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर सैयद महमूद, जो मुस्लिम लीग के विरोधी रहा करते थे। पटेल इन भाषणों का बुरा मानकर बैठ गए थे, इसलिए उन्होंने मुसलमानों को कहा था कि जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं वो वहाँ जाकर शांति से रहें, हम यहाँ शांति से रहना चाहते हैं। उसके बाद हिंदू नेताओं ने इस भाषण को हाथों हाथ लिया। पत्रिकाओं में इसकी ज़बरदस्त तारीफ की गई, लेकिन नेहरू और गांधी, इसके साथ साथ आज़ाद भी पटेल से नाराज़ हो गए थे। इसके अलावा परमिट प्रणाली का मामला भी था, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को या उसके बाद पाकिस्तान घूमने गए मुसलमानों को अपनी नागरिकता से हाथ धोना पड़ता था। हालांकि नेहरू ने इसका समर्थन नहीं किया था, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई देते हुए शरणार्थी संपत्ति कानून भी लागू कर दिया गया, जिसके मुताबिक मुसलमानों से उनके व्यापार, उद्योग, दुकानों, जमीन जायदाद, चल और अचल संपत्ति छीन ली गई थी। और तो और पुलिस को जिन मुसलमानों पर शक था कि वो पाकिस्तान जा सकते हैं, उनको भी इस कानून के दायरे में ले लिया गया। लेकिन इस बार इस कानून के लिए पटेल को नेहरू की परमिशन भी मिली हुई थी। रफ़ीक बताते हैं कि गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही कार्रवाई पहले पाकिस्तान ने शुरू की थी, जिसका जवाब देते हुए भारत ने भी वही कानून इधर लागू कर दिए। रफ़ीक अपने व्याख्यान में उन किस्सों और घटनाओं का जिक्र भी करते हैं जब पटेल ने जिन्ना और लीग के प्रति अपनी खींच तो जाहिर की थी, लेकिन भारतीय मुसलमानों के हितों की रक्षा भी की।
पटेल पर लगने वाले इस आरोप के लिए उनके गुरु महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं सरदार को जानता हूँ, हिंदू मुस्लिम के सवाल पर या फिर अन्य कई सवालों के बारे में भी उसकी सोच मेरी और नेहरू की सोच बिल्कुल अलग है, लेकिन उनकी सोच को मुसलमान विरोधी कहना सच्चाई को नकारना होगा। सरदार का दिल इतना बड़ा है कि उसमें सब समा सकते हैं। हिंदुओं की तरफ से मिलने वाले लगातार दबाव के बावजूद पटेल मुसलमानों और बाकी अल्पसंख्यकों के साथ 3 मुद्दों पर खड़े रहे: धर्म प्रचार का अधिकार, भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार, शैक्षणिक संस्थाएं चलाने का अधिकार। पटेल अल्पसंख्यकों एवं मूलभूत अधिकारों के लिए गठित की गई सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। इस दौरान उनके 2 सहयोगियों के.एम. मुंशी और पुरुषोत्तम टंडन ने धर्म के साथ प्रचार शब्द जोड़े जाने का जबरदस्त विरोध किया। उनका तर्क था कि एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन कराना या ऐसी गतिविधियों को अनुमति देना गलत होगा। लेकिन ईसाई व मुस्लिम सदस्यों का कहना था कि धर्म का प्रचार करना उनके लिए निष्ठा का सवाल है। पटेल ने दोनों ही ग्रुप्स की बात को धैर्य से सुना। नेहरू ने यहाँ पर क्या कहा था? नेहरू धर्म के प्रचार वाली बात के समर्थन में नहीं थे, लेकिन पटेल ने तीव्र विरोध के बावजूद भी संविधान की धारा 25 में प्रसार शब्द को जुड़वा दिया और बाद में तो उन्होंने अपने आग्रह के कारण ही संविधान सभा में धारा 29 और धारा 30 भी पारित करवा दी, जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति की रक्षा करने और अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार दिया गया। पटेल पर उर्दू को दबाने का आरोप भी लगातार लगाया जाता रहा है, क्योंकि पटेल गृह मंत्री होने के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी थे। हिंदी और उर्दू विभाजन से पहले ही एक बड़ा मुद्दा बन चुका था। आज़ादी के बाद हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा बनी और उर्दू पाकिस्तान की। इसके बाद आकाशवाणी के कट्टरपंथियों ने उर्दू और हिंदी के मिश्रण की हिंदुस्तानी बोलने की बजाय संस्कृत बहुल शब्दों वाली हिंदी अपनाने का निर्णय लिया। पटेल को जब ये पता चला तो उन्होंने आर दिवाकर को एक पत्र लिखकर कहा कि आकाशवाणी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जो सबकी समझ में आसानी से आ सके। आकाशवाणी का जो भी मुखिया है उसका सोच का दायरा व्यापक होना चाहिए। उन्होंने कहा कि उर्दू एक किसी खास भौगोलिक क्षेत्र की भाषा नहीं है, बल्कि उत्तर भारत के बड़े हिस्से में बोली जाती है। इसलिए उर्दू को तो कुछ प्रांतों में आकाशवाणी के केंद्रों की मुख्य भाषा बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा रफीक उदाहरण देते हैं कि पटेल ने प्रकाशन विभाग को प्रथम श्रेणी की एक उर्दू पत्रिका निकालने का भी निर्देश दिया, जो कि पाकिस्तान की सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं के समकक्ष हो सकती थी। इसके बाद जन्म हुआ उर्दू मासिक पत्रिका, जिसका नाम था आजकल। इसका पहला एडिशन आते ही ये पत्रिका छा गई थी। इसके पीछे संपादक कौन थे? शायर जोश। जोश को लेकर राष्ट्रवादी चोगे में काफ़ी विरोध था और जोश पर कम्युनिस्ट होने का आरोप भी लगता था। सब जानते थे कि पटेल को कम्युनिस्टों से खास एलर्जी है। पटेल ने जोश की नियुक्ति के आदेश जारी किए थे, लेकिन विभाग के सेक्रेटरी NC मेहता ने आदेश को महीनों तक दबाए रखा। जब पटेल ने पूछा कि पत्रिका का क्या हुआ, तो सेक्रेटरी का जवाब ना सुनकर वो बहुत गुस्सा हुए थे और बाद में उन्होंने जोश की नियुक्ति तो की, लेकिन सेक्रेटरी को भी अपना पद गंवाना पड़ा। बी शंकर के हवाले से रफीक ये भी बताते हैं कि एक रात पश्चिमी दिल्ली की निजामुद्दीन औलिया दरगाह पर रक्षा के लिए पटेल भागे गए थे। उन्हें पता चला था कि कुछ बदमाशों ने उस पर कब्जा कर लिया है। पटेल लगभग 1 घंटे तक वहीं रुके रहे। इसके अलावा उनके साथ काम कर चुके कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया है कि विभाजन के लिए वो मुस्लिमों को दोषी तो मानते थे, लेकिन उन्हें बिना मतलब के सताने वाले हिंदुओं को बख्शा भी नहीं। दिल्ली के पहले चीफ कमिश्नर की नियुक्ति भी पटेल ने ही की थी और उनका नाम था खुर्शीद आलम। पटेल के आखिरी दिनों के बारे में रफीक उदाहरण देते हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय के जस्टिस बशीर अहमद को भारत सरकार ने उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश प्रस्तावित किया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कानिया ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जब फाइल PM नेहरू के पास पहुंची तो वो गुस्सा हो गए। उन्होंने पटेल को कानिया के इस व्यवहार की आलोचना करते हुए एक पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि क्या इस तरह का गलत व्यवहार करने वाला व्यक्ति भारत की न्यायपालिका का मुखिया हो सकता है? पटेल ने नेहरू के इस पत्र का जवाब देते हुए बताया था कि उन्होंने गृह सचिव HVR अयंगार को निर्देश दिए हैं कि कानिया के इस फैसले की अवहेलना करते हुए जस्टिस बशीर अहमद की नियुक्ति की जाए। तो हिंदू धर्म को लेकर पटेल के विचार क्या थे? जनवरी 1949 में पटेल ने सार्वजनिक घोषणा की थी कि हिंदू राज की बात करना मूर्खतापूर्ण बात करना है। उनके हिसाब से ये विचार भारत की आत्मा की हत्या कर देगा। पटेल ने बाल विवाह का भी विरोध किया था और हिंदुओं की भर्त्सना की थी। कहा था कि मैं ऐसा कानून बनाऊंगा कि इस तरह की शादियों का नाटक रचाने वाले माँ बाप और पंडितों को ही गोली मार दी जाए। कुछ लोग धर्म संकट में है का नारा भी लगा रहे हैं। जब अज्ञानी, निर्दयी पंडित और माँ बाप ऐसी तथाकथित शादियों का जो बोझ है वो समाज पर डालेंगे तो धर्म तो संकट में आएगा ही।
वैसे इतनी ही कड़ाई से उन्होंने पर्दा प्रथा का भी विरोध किया था, जो मुख्यतः मुस्लिमों में प्रचलित थी। उन्होंने पूछा था कि क्या आप लोगों को लज्जा नहीं आती है कि आपकी औरतें पर्दे में रहती हैं? आखिर ये औरतें कौन हैं? आपकी माताएं, आपकी बहनें, आपकी बीवियां। और जाते जाते पटेल के बारे में एक रोचक किस्सा। वो बोलते बहुत कम थे लेकिन ह्यूमरस थे। विभाजन को लेकर उन्होंने गांधी को एक पत्र लिखकर जिन्ना के बारे में आगाह किया था। बापू, आपको पुरानी कहावत याद दिलाऊं, प्यार के मामलों में कम प्यार करने वाले का ही पलड़ा भारी रहता है। और जब गांधी ने पत्र पढ़ा तो वो खूब हंसे। अगर आपको हमारा ये सेगमेंट अच्छा लगा तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस किताब का रिव्यू हमसे चाहते हैं। हम नॉन फिक्शन और पॉलिटिकल किताबों का रिव्यू ज़रूर करेंगे। इस वाले वीडियो को शेयर करिए, सोशल मीडिया पर दी प्रिंट को फॉलो करिए। मैं ज्योति यादव, दी प्रिंट।